हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक नई टॉपिक की फिर शुरुआत कर रहे हैं और आज का वीडियो हमारा लास्ट वीडियोज होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने देखा, मैं तो पहले मूड बनाया था कि 2 ही वीडियो डालेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एप्लीकेशंस बेस को फॉलो अप कर रहे हैं और एप्लीकेशंस को फॉलो करने के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स और उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि नहीं, इस चैप्टर में और अच्छी चीज़ें हैं और उन चैप्टर को अच्छे ढंग से बच्चों को ट्रांसफ़र करने के लिए इन एग्जाम्पल्स का मदद लिया जाए, जिसके माध्यम से सामान्य तौर पर सभी बच्चे इस चीज़ को जैसे प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो अच्छे तरह से सीख रहे हैं। तो ठीक है, आज की टॉपिक के साथ हम चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पहले भी मैंने दिया था, लेकिन संयोग से इतने सारे क्वेश्चंस बीच में शुरू करने पड़े जिसके कारण अर्थमेटिक मीन बीच में गौड़ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज की वीडियोज में केवल अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे और उसके बाद समेशन ऑफ टर्म्स। तो बिल्कुल समझ लीजिए कि इसका स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड का मतलब रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते हो। तो सामान्य तौर पर जैसे रीढ़ की हड्डी होती है कि आपके शरीर को बैलेंस रखती है, सेम कंडीशंस में यहाँ पर समेशन ऑफ टर्म्स की बात जो की जाती है वो अर्थमेटिक मीन का स्पाइनल कार्ड होता है। तो सेम कंडीशंस में हम यहाँ पर देखते हैं अर्थमेटिक मीन, जो आज का टॉपिक है, विथ इफेक्टिव प्रॉब्लम्स। इफेक्टिव प्रॉब्लम्स का मतलब कि अर्थमेटिक मीन को भी समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है और उनको 1 बाय 1 हमें लिस्टिंग करके आगे बढ़ना होता है। तो आज हम इसी पर प्रॉब्लम्स भी लेंगे, साथ में फार्मूला तो आपके सामने है ही है। फार्मूले का एप्लीकेशंस क्या है, मेन एप्लीकेशंस पर हम जोड़ देंगे जो हमारा फोकस पॉइंट है। तो देखते हैं इसमें, इफ ए एंड बी, इफ ए बी एंड सी, दीज आर 3 टर्म्स विच आर एड्रेस्ड इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर बात की जा रही है इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, किसमें है ये? समांतर श्रेणी में है। देन बी इज नोन एज द अर्थमेटिक मीन। तो बी मध्य में है। आप देखेंगे ए बी और सी, इन तीनों टर्म्स में मध्य पद आपका क्या पढ़ रहा है? बी पढ़ रहा है। तो उसी को कह रहा है देन बी इज नोन एज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो ए और सी का मध्य बिंदु या मध्य पद जो है उसका वो कौन सा है? बी है। अब उसको फार्मूला बेस में कैसे राइट करेंगे? सो दैट ए एम मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक मीन। तो ए एम इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। मतलब कि अगर 3 संख्याएं दी गई हैं और तीनों में एक क्रम हम टैली करते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में होने पर जो उसका मध्य पद है वो बीच वाला पद होगा। उसी के लिए फार्मूला हमने यहाँ दिया कि a प्लस सी माने प्रथम पद प्लस तृतीय पद, और दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा मध्य पद आ जाता है। इट मीन्स कि जो हमने यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 3 लिए थे और वो किस क्रम में थे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में थे। तो इस तरह से समांतर माध्य जो उनका होगा, अर्थमेटिक मीन जिसे कहते हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा? पहला पद ए प्लस तीसरा पद सी, और इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो हमारा बीच वाला पद या मध्य पद आ जाएगा। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि अर्थमेटिक मीन एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के 3 या 3 से अधिक जो भी पद दिए गए हों उन पदों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब जरूरत इस चीज की आती है कि भाई 3 पदों में तो आपने ए बी सी ले लिया, लेकिन 3 से अधिक पद हों तो हम कैसे इनको सजेस्ट करें कि अर्थमेटिक मीन के लिए ये सुटेबल है कि नहीं है? तो पहली कंडीशन हमारी आती है कि दिया गया टर्म्स जो होगा, जो सीरीज होगी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए बार बार हम हर वीडियोज में आपको रिकॉल कर रहे हैं कि भाई 2 पदों के बीच का जो अंतर हो, जिसे आप सार्वंतर कहते हैं, वो सार्वंतर समान होता है, समान होना चाहिए। मतलब कि कॉमन डिफरेंस जिसे आप कहते हो डी, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगी इन द केस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि समांतर श्रेणी में
जैसे पहला पद आपने ये लिया तो दूसरे पद के लिए क्या करते हैं, a प्लस डी कर देते हैं, तीसरे पद के लिए a प्लस 2d कर देते हैं, चौथे पद के लिए a प्लस 3d कर देते हैं, और एक के बाद एक सीरीज बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल माइंड सेटअप करना होगा, और उसके लिए जरूरी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे पदों को लें, जैसे इन द केस ऑफ वेरिएबल 3 पदों का योग कितना है, 5 पदों का योग कितना है। तो ऐसी कंडीशंस में जो हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो हमारे क्वेश्चन फेस किए जाते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रैक होते हैं, उनको हम यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं कि व्हेन वी टेक द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, जब हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स लेने होते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ सजेस्ट किया। और वैसे सबसे आसान फार्मूला यही है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हों उनको एडजस्ट करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू है तो कुछ सोचना ही नहीं है, 2 पदों का अंतर समान होना चाहिए। और अदरवाइज वेरिएबल भी ले रहे हैं तो वेरिएबल के लिए कुछ नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। जैसे आपको 3 पदों को लेना हो तो पहला पद आपका क्या होना चाहिए, a माइनस डी, दूसरा पद a होना चाहिए, और तीसरा पद a प्लस डी। एटलीस्ट अगर हम इनको जोड़ करके देखें तो डिफरेंस हमारा क्या आ जाता है, डिफरेंस का मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटाया जाए, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाया जाए, और प्रत्येक स्थिति में कॉमन डिफरेंस हमारा समान होना चाहिए, ये शर्त होती है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, डी है। कब, जब हम मानक पदों जैसा ले रहे हैं, पहले पद को हम a माइनस डी, दूसरे को a, तीसरे को a प्लस डी ले रहे हैं। ठीक है, तो इस पर अरिथमेटिक मीन हम इजी गोइंग निकाल सकते हैं। दूसरा है कि अगर हमें 4 पदों को मान लीजिए वेरिएबल्स में लेना हो, जो आपके 10th स्टैंडर्ड में कोर्स में रखा गया है, तो यहां से हम पहले पद को क्या लेंगे, a माइनस 3d। अब यहाँ देखिए, गौर से कीजिए कि मतलब ये 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स, अगर चौथा पद आपको समांतर श्रेणी का लेना होता है तो आप क्या करते हैं, चौथा टर्म निकालने के लिए a प्लस 3d की बात करते हैं। तो पहला टर्म हमारा क्या लिया जाएगा, a प्लस 3d और a माइनस 3d। इसी तरह से दूसरा पद a माइनस डी और a प्लस डी ले लेते हैं, और इनका कॉमन डिफरेंस जो हमें मिलता है 2d मिलता है। अगर सपोज कीजिए हमें 5 पदों का श्रृंखला लेनी है, तो 5 पदों की श्रृंखला लेने के लिए क्या करते हैं, a माइनस 2d और a प्लस 2d, a माइनस डी और a प्लस डी लेते हैं, और बीच में एक फर्स्ट टर्म के लिए a ले लेते हैं। इनका आपस में एक कोवैलेंस करा लेते हैं। कोवैलेंस करने का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होनी चाहिए, और जो भी सीरीज हम ले रहे हैं उस सीरीज में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरे पद से पहले पद को घटाना है, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाना है, चौथे पद से तीसरे पद को घटाना है। तो ये आपके 10th स्टैंडर्ड का जो कोर्स रखा गया उसमें वेरिएबल मात्र 5 पदों तक ही लिए जा सकते हैं, वो भी 10+2 स्टैंडर्ड को कह दिया गया। अक्सर देखा जाए 10th स्टैंडर्ड में तो 4 वेरिएबल्स के लिए ही रिकॉल किए जाते हैं, इसी पर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने सामान्य तौर पर समांतर श्रेणी के पदों को एडजस्ट कर लिया, ये देखते हुए कि कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आया, नंबर सीधे दिए गए हों या नंबर आपको मानने हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब इससे संबंधित आगे प्रॉब्लम हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 है, कह रहा है फाइंड 4 नंबर इन एपी। समांतर श्रेणी में 4 अंकों को या 4 पदों को पता कीजिए, हुज सम इज 20, जिसका योग क्या है 20 हो, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, और उनके पदों का स्क्वायर लिया जाए और सम किया जाए तो क्या हो जाता है 120। एक बार और क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट क्वेश्चन अगर सेंटर पॉइंट में नहीं होता तो सॉल्यूशंस चाहे जैसे भी दिए जाएं तो कोई उसका मतलब नहीं रह जाता। जो उसका ऑडियंस होता है, सुनने वाला व्यक्ति होता है, वो अच्छी तरह से बात को समझ नहीं पाता। इस नाते पहले जरूरी क्या है, एक बार फिर से एग्जाम्पल को समझा जाए, बस वही रूटीन में कि व्हाट इज गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या दिया गया है और साथ में क्या पता करना है। तो दिया क्या गया है, फाइंड 4 नंबर इन एपी, ये तो आपको व्हाट इज रिक्वायर्ड की बात कर रहा है। सीधे कह रहा है कि 4 पदों को आप बताइए समांतर श्रेणी में, हुज सम इज 20, पदों को नहीं बता रहा है लेकिन पदों का योग बता रहा है कि चारों पदों का योग क्या है 20 दिया गया है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, और उन पदों का स्क्वायर सम लिया जाए तो वो कितना होता है 120। अब व्हाट इज गिवन में आपको क्लियर हो गया
कि मतलब उन 4 पदों का योग 20 है, उन 4 पदों के वर्गों का योग 120 है। तो ऐसे 4 पदों को बताइए और वो समांतर श्रेणी में होने चाहिए। तो अब बात इस चीज की है, 4 पदों के लिए कर रहा है तो फोर्थ टर्म वाले टेक्निक को फॉलो करेंगे। फोर्थ टर्म वाली टेक्निक में क्या है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये तो 4 पद हैं, इन चारों पदों को ऐड कर लीजिए। अब इन चारों पदों को ऐड करते हैं तो लेट बी द नंबर बी, मतलब कि जो नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं तो नंबर्स बी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। देन फाइंड द सम। अब इन चारों पदों का योग हमें लेना है तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 20 हुआ। अब ये एक इक्वेशन फॉर्म में आ गए। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्लस 3d, लेफ्ट हैंड फिंगर्स को आप ध्यान दीजिए, तो ये प्लस 3d है और ये माइनस 3d है, आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ माइनस डी है, ये प्लस डी से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ भी ये 4 जगह ये बच रहा है तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ए को जोड़ लिए तो क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। और 4a की वैल्यू क्या कर रहा है, 20 है। तो 4a इक्वल टू 20, इस नाते a की वैल्यू क्या आ गई, 4 5 जा 20। तो a की वैल्यू हमें मालूम हो गई कि प्रथम पद इसका क्या है, 5 है, 5 है। ठीक है, तो a का मान हमें मालूम हो गया। अब a का मान मालूम होने के बाद फिर हम दूसरी शर्त पर आते हैं कि द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। अब इन पदों के स्क्वायर्स का सम क्या है, 120 है। तो अब इनका थोड़ा स्क्वायर करने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में तुरंत जोड़ने लगते हैं, जबकि ये स्क्वायर्स हैं। तो स्क्वायर्स पर ध्यान देना है कि a माइनस 3d का होल स्क्वायर है। तो अब हमें a माइनस बी वाले फार्मूले को लगाना पड़ेगा। प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर है, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। a प्लस डी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसी तरह से a प्लस 3d मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा। धैर्यपूर्वक काम करने का मतलब कि उस फार्मूले का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ a माइनस 3d आपके सामने है, a की वैल्यू ये मान लें और b की वैल्यू 3d मान लें। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर। 9d स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी फॉर्म में a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और माइनस 6ad, ये पहले ब्रैकेट का एक्सपेंशन हो गया, विस्तार हो गया। a माइनस डी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad है। और इसी तरह से तीसरा पद हमारा है प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। और चौथा पद हमारा है a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad। अब आप फिर यहाँ गौर करेंगे कि एक लंबा सा इक्वेशन आपको एज ए एक्सप्रेशन मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए प्लस 6ad है और ये माइनस 6ad, आपस में कैंसिल हो गए। माइनस 2ad प्लस 2ad से कैंसिल हो गया। तो a का टर्म आपके सामने बच रहा है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हुआ प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर हुआ। a के पदों को जोड़ लिया आपने a स्क्वायर के, तो 4a स्क्वायर हो गया। ऐसे ही d स्क्वायर के पदों को जोड़िए तो 9d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 10d स्क्वायर हो गया। फिर d स्क्वायर 11d स्क्वायर और फिर 9d स्क्वायर, तो 11 प्लस 9 20d स्क्वायर हुआ। कहने का मतलब कि 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 आ गया। यहां से भी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ 4 कॉमन कर लेंगे जब, तो 4 कॉमन कर लेने पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। 30 क्यों आएगा, क्योंकि 4 से 120 को डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे कंडीशंस में अब a की वैल्यू यहां से रिकॉल कीजिए, a इज इक्वल टू 5 दिया है, इस नाते a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 5 जा 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब यहां से 5d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 25 दैट इज 5 हो जाएगा। और जब 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इट मीन्स कि d की वैल्यू क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस 1। ये आपको मालूम होगा कि जब कोई भी संख्या स्क्वायर रूट से फाइंड आउट की जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस दोनों में होती है। तो ये d की वैल्यू आ गई, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगी। अब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके।
लास्ट में आंसर हमें देना। तो आंसर भी अट्रैक्टिव वे में दिया जाता है कि जिससे एग्जामिनर या कॉपी चेक करने वाला, कॉपी देखने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से आपकी बात को समझ जाए। तो दस वी गेट द रिक्वायर्ड एपी, मतलब कि समांतर श्रेणी के जो नॉर्मली पद होंगे वो कौन से पद होंगे। अब यहां पर हम पॉजिटिव प्लस बी नोट किए लेफ्ट हैंड फिंगर, ध्यान से देखिए। तो यहाँ प्लस बी का मतलब कि डी की वैल्यू हमने +1 लिया है। तो अब हम कहां पुट करेंगे, जो इनकी वैल्यू सजेस्ट किया था आपने, a-3d। a की वैल्यू कितनी है 5 और d की वैल्यू +1 है, तो 3 1 जा 3। अब 5 - 3 की वैल्यू क्या आ जाती है 2 आ जाती है। तो पहला टर्म हमारा 2 हो गया। दूसरा टर्म के लिए a - d, a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू +1 है, तो 5 - 1 प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो 5 - 1 4 हो जाएगा। तो दूसरा पद 4 हो गया। तीसरे पद के लिए a प्लस डी की वैल्यू लाएंगे, तो ये 5 है और d की वैल्यू +1 है, तो ऐसी कंडीशंस में 5 + 1 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि असेंडिंग वे में सीरीज बढ़ती चली जा रही है। पहला पद हमारा 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है। इससे ज्यादा अगर आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो इसमें +2 जोड़ते जाइए, क्योंकि आपने न्यूमेरिक वैल्यूज में देख लिया कि प्रत्येक का कॉमन डिफरेंस 2 का जा रहा है। तो भाई अगला पद 8 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 12 होगा, कुछ भी करते जाइए। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिए कि डी की वैल्यू जब आपने +1 लिया तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में ये सीरीज मिल गई। डी की वैल्यू -1 लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट से वैल्यू निकला है, तो ऐसी कंडीशंस में -1 लेंगे, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 3 1 जा 3, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। जो हमने लेफ्ट हैंड फिंगर पर देखिए -b करके दिया है कि d की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं निगेटिव वैल्यू, तो वही सीरीज उलट करके आ जा रही है। जैसे 2 4 6 8 था ना, अब वो उलट करके क्या आ जा रही है 8 6 4 2। लेकिन ध्यान देना होगा कि a की वैल्यू और d की वैल्यू कहां पुट करना है, जो सजेस्टेड नंबर्स हैं। जो सजेस्टेड नंबर होने का मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज नंबर लिए गए हैं, क्योंकि उनका एक सेटिंग होती है जिसके माध्यम से कॉमन डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होगा, और उस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी 2d होगी। मतलब कि इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे तो इनमें प्रत्येक में डिफरेंस क्या आएगा 2d आएगा। बात समझ में आया। तो इस तरह से आपने देखा कि सीरीज में प्रमुख रूप से जो नंबर्स नहीं दिए होते हैं, वेरिएबल फॉर्म में होते हैं, तो उन वेरिएबल फॉर्म के नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका भी होता है, लेकिन थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन ब्रॉड बेस में होता है। ब्रॉड बेस में होने का मतलब कि जब भी हमें जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन की बात होती है तो आपने स्टैटिस्टिक्स में देखा होगा कि स्टैटिस्टिक्स में सामान्य तौर पर जो डेटा दिए रहते हैं उन डेटाज को जोड़ करके नंबर ऑफ डेटाज से डिवाइड कर देते हैं, तो अरिथमेटिक मीन आ जाता है। तो सामान्य नंबर दिए रहे कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरिएबल्स होंगे तो थोड़ा सा वेरिएबल्स की सेटिंग लानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस इन दोनों की सेटिंग कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसके बाद फिर हम अगला एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो कि एक इफेक्टिव प्रॉब्लम्स लगा और वो आपके समेशन पर बेस्ड करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे घर में तमाम बच्चे होते हैं, सब बच्चों को एक आस होती है अपने पेरेंट्स से कि आज मुझे पॉकेट मनी चाहिए। तो ऐसे ही एक प्रॉब्लम मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हमने कहा भाई बच्चों के बीच में इसको जरूर बात की जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं, सबके घरों में बच्चे होते हैं, आपस में भाई बहनों में भी तकरार होती रहती है कि आज मुझे क्या पॉकेट मनी मिला, अगले को क्या पॉकेट मनी मिला। तो जो पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इसको कैलकुलेट करके भी बतावे कि हमारी क्या पोजीशन होगी। मान लीजिए हम एक दिन अपने छोटे बच्चे को 1 रुपया दे दिए, दूसरे बच्चे को 2 रुपया दे दिए। अब वो इस तरह से कॉमुलेटिव वे में एडिशन करते जाएंगे। तो हम उनसे ये जानना चाहें, बताओ बेटा लास्ट ऑफ द मंथ क्या आपकी पोजीशन होगी, मतलब कि जो आपका गुल्लक होगा उसमें कितने पैसे होंगे। पॉकेट मनी में अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सामान्य तौर पर जो पैसे पाते हैं पेरेंट्स से कुछ पैसे खर्च करते हैं
और मैक्सिमम पैसे को बचा लेते हैं। वो ये देखते हैं कि देखिए मैंने इतना पैसे बचत कर लिया। एक उनकी अच्छी हॉबी है, होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज कमाने से बेटर होती है बचाना। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम ये क्वेश्चंस टेकअप कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कनिका वाज गिवन हर पॉकेट मनी ऑन जनवरी 1, 2021। कनिका कोई एक लड़की का नाम है जो जनवरी 1 को पॉकेट मनी स्टार्ट करती है। हमने 2021 कर दिया, कि करंट ईयर रहेगा तो थोड़ा आसानी से आप बात समझ पाएंगे। सी पुट ₹1 ऑन डे 1, मतलब कि पहले दिन उसे 1 रुपया दिया जाता है एज ए मोटिव करने के लिए। भाई ठीक, आज की तुम्हारी पॉकेट मनी क्या है, 1 रुपीज है। तो 1 रुपीज फॉर फर्स्ट डे, ₹2 ऑन डे 2, माने सेकेंड डे के लिए 2 रुपया, तीसरे दिन के लिए उसे 3 रुपया। ऐसे हम कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। तो एंड कंटिन्यूड डूइंग टू स्टिल द एंड ऑफ द मंथ, और पूरे महीने कंटिन्यू वर्क होता रहता है कि 1 जनवरी को 1 रुपया हमने कनिका को दिया, 2 जनवरी को 2 रुपए दिए, 3 जनवरी को 3 रुपए दिए, 4 जनवरी को 4 रुपीज दिए। इस तरह से कंटिन्यू हम उसको एक एक करके देते चले गए। तो अब हम ये जानने की इच्छा जरूर व्यक्त करेंगे कि लास्ट ऑफ द जनवरी उसे कितने रुपए उसके पास कलेक्शन हो जाएगा। उस कलेक्शंस को हम जानना चाह रहे हैं। तो फ्रॉम दिस मनी इन हर गुल्लक, मतलब कि इस धन को क्या कर रही है, अपने गुल्लक में रख रही है। सी आल्सो स्पेंट ₹204। लेकिन भाई बच्ची है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उसे पॉकेट मनी मिला उसमें से कुछ पैसे वो खर्च करना भी पसंद करेगी। तो स्पेंट ₹204 ऑफ हर पॉकेट, अपने पॉकेट मनी का 204 रुपीज उसने खर्च कर दिया मनी। एंड फाउंड दैट एट द एंड ऑफ द मंथ सी स्टिल हैड ₹100। और लास्ट में देखती है कि महीने के लास्ट में उसे क्या मिल रहा है, ओनली 100 रुपीज, जो उसका अपना गुल्लक वाला बैंक था। तो अब बात इस चीज की आ रही है कि लास्ट में हाउ मच हर पॉकेट मनी फॉर द मंथ, तो उस महीने के लिए उसका क्या पॉकेट मनी था। अब एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन गया और बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी होता है कि बच्चों को अगर हम जाहिर सी बात है पॉकेट मनी दे रहे हैं तो हम उनसे कैलकुलेशन कराना भी सीखेंगे। और कैलकुलेशन जब सीख जाते हैं बच्चे तो एक अच्छी छवि उनमें आती है। वो कहते हैं देखिए मैं पैसे ही नहीं बचाता हूँ, मैथ भी सीख रहा हूँ। तो एक साथ दोहरा लाभ होता है कि बच्चे को कैलकुलेशन अच्छा आ जाता है, साथ में वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी अच्छा सीख जाता है। और इन सारी चीजों के फायदे के साथ साथ वो बच्चा सेविंग पर्पज से अपने आप को एक योग्य बच्चा मानने लगता है। तो अब देखते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे ऊपर लागू हो रही है, आपके ऊपर, किसी के ऊपर लागू हो रही है। तो ऐसी कंडीशंस में फर्स्ट डे उसे 1 रुपीज, सेकेंड डे 2 रुपीज, थर्ड डे 3 रुपीज, 1-1 रुपए करके बढ़ रहे हैं। तो अब हम यहाँ क्या मान सकते हैं कि लेट द पॉकेट मनी बी ₹X। मान लेते हैं कि उसे महीने भर में X रुपीज पॉकेट मनी के मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारा पहला पद क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा, पहले दिन हमने उसको 1 रुपए से शुरुआत किया तो एज इक्वल टू 1, मतलब कि पहला पद हमारा 1 है। और उसके बाद फिर 1-1 रुपया करके पर डे हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, चौथे दिन 4 रुपया। अगर इस समांतर श्रेणी की परिपाटी को आप ध्यान दें तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरे दिन आपने 2 रुपया दिया तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, 1 आया। सेम कंडीशंस में तीसरे दिन आपने 3 रुपया दिया तो तीसरे दिन से दूसरे दिन को माइनस कीजिए, 3 - 2 तब भी 1 रुपया आया। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस भी उसका 1 है और प्रथम पद भी 1 है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि महीने के अंत में उसे कितना पैसा मिलेगा, मतलब कि कितना पैसा वो कलेक्ट कर लेगी अपने पिग्गी बैंक या गुल्लक बैंक में। तो अब हम ये देखते हैं कि जनवरी का महीना कितने दिनों का होता है, 31 डेज का होता है। तो 31 डेज का होने के कारण अब उसका हमें समेशन करना पड़ेगा कि भाई पहले दिन 1 रुपया पाई, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया। इस तरह से वो 31 दिनों में कितने रुपए पाएगी। तो उसका समेशन निकालने के लिए S31 वाला फार्मूला यूज करेंगे। और S31 का फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, समेशन वाला फार्मूला क्या है भाई, समेशन वाला फार्मूला कहता है कि n/2 × 2a + n - 1 × d,
लास्ट वीडियोस में आपने देखा कई इसके एग्जांपल्स थे, तो वही फार्मूला यहाँ पर भी अडॉप्ट कीजिए। तो 31/2 हो गया और ब्रैकेट में क्या आ गया 2a का मतलब 2 इंटू 1 प्लस n-1 d। n की वैल्यू कितनी है 31 डेज होते हैं, तो 31 - 1 इंटू डी की भी वैल्यू 1 ही है। तो आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए, ये वैल्यू क्या आ गई 31/2 और यहाँ यस 31 की वैल्यू आपने क्या मान रखा है x रुपए, मानते हैं कि जनवरी के लास्ट में उसे x रुपए मिलना चाहिए इस तरह से कंट्रीब्यूशन कलेक्शन के द्वारा। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो गई 31/2, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2 हो गया, 31 - 1 30 बचा, 31 जा 30, ये वैल्यू तो 30 आ गई। अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई x के साथ जब हो जाएगा तो 2x = क्या हो जाएगा, ये तो 31 है और यहाँ 30 + 2 जोड़ करके क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा। तो 31 में 32 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 31 2 जा 62 और 31 3 जा 93 होता है, 93 में 6 जोड़ दीजिए तो 93 + 6 क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गई 2x = यहां से 31 इंटू 32 किए हैं, क्योंकि यही कैलकुलेशन हमारा आ रहा है 2a + n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 30 दिन तक कंटिन्यू हम उसको दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में ये सोल्यूशन हमारा क्या आ गया, ये एटलीस्ट 2a = 31 इंटू 32 और 31 का मल्टीप्लाई 32 में करते हैं तो 31 2 जा 62 के 2 कैरी 6 और 31 3 जा 93 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालिए, तो x = क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8 + 1 9 19 हुआ, 2 9 जा 18, अब 1 बचा, 1 और 2 मिल करके 12 हो गया। तो फिर क्या करेंगे 2 6 जा 12, मतलब कि उसके महीने भर में कुल कितने रुपए मिल रहे हैं 496 रुपीज। बात समझ में आया। तो ये 496 क्या है उसकी टोटल कलेक्शन है, पूरे महीने में एज ए पॉकेट मनी उसे क्या मिल रहा है 496 मिल रहा है। अब उसने वर्क आउट क्या किया है 204 रुपीज उसने एक्सपेंड कर दिया, खर्च कर दिया, भाई बच्ची है उसको पॉकेट मनी मिल रहा है तो उसने खर्च कर दिया। तो ऐसी कंडीशंस में 496 रुपीज उसे टोटल महीने भर में मिला, जबकि माइनस क्या हुआ 204 अगर माइनस कर देते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाती है 6 - 4 2 9 - 0 एज इट इज 9 है, 4 - 2 2 292 जो उसे मिल रहा है वो सामान्य तौर पर कार्य 292 नहीं मिल रहा है, उसे क्या मिल रहा है 100 रुपीज ही मिल रहे हैं। तो 100 रुपीज जो मिल रहे हैं कलेक्शंस उसका सामान्य तौर पर इस पर जा रहा है कि सामान्य तौर पर वो क्या कर रही है सी आल्सो स्पेंट ₹204 ऑफ हर पॉकेट मनी एंड फाउंड दैट एट द एंड ऑफ द मंथ सी स्टिल हैड ₹100 विथ हर, कि मतलब उसके पास 100 रुपीज और शेष बच रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर हम क्या करेंगे कि सामान्य तौर पर इसमें हम क्या करेंगे टोटल मंथ कलेक्शन से हम इक्वेशंस ड्राइव करेंगे कि मतलब उसका टोटल कलेक्शंस क्या हो रहा है x माइनस 496 का समेशन उसे मिल रहा है। और उसके बाद फिर उसने क्या किया 204 रुपीज खर्च कर दिए, तो -204 खर्च करने के बाद उसके पास शेष क्या बचा ₹100, और ₹100 जब उसका बचा तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या वैल्यू हो जाएगी x माइनस 496 और -204, तो x माइनस, अब ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी तो 6 + 4 10 0 कैरी 1 9 + 1 10 0 कैरी 1, तो ये क्या आ जाएगा 4 + 2 6 + 1 7, मतलब कि x माइनस 700 = रुपीज यहाँ 100 है। और ऐसी कंडीशंस में x की वैल्यूज क्या आ जाएगी 100 + 700 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टोटल
800 रुपीज। 800 रुपीज ये क्या है, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है जनवरी का। तो ऐसी कंडीशंस में ये आपने यहाँ पर सामान्य तौर पर पहले क्या फाइंड आउट किया था, S31 की वैल्यू जो आ रही थी 496 उसका कलेक्शन हो रहा था। 204 रुपीज उसने खर्च कर दिया, तो आखिर जो खर्च कर दिया वो भी तो उसी में आ रहा है। तो यहां से 496 और ये जो -204 किया गया, इन दोनों को ऐड करते हुए एटलीस्ट उसे पूरे महीने का पॉकेट मनी क्या मिल रहा है, 800 रुपीज मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टेड क्वेश्चन था। इसके साथ साथ हम यही चीज देखने की कोशिश करते हैं कि अर्थमेटिक प्रॉब्लम जो होती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक मीन के साथ समेशन पर भी बहुत जगह अप्लाई की जाती है, और इसका एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है हमारे डे टू डे लाइफ, रीजनिंग ऑफ द मैथ्स, इसी के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिशन्स में भी। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें मोर देन 5 वीडियोस दे करके हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को अच्छी तरह से बताने की कोशिश किया है, और इसी के साथ साथ हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों की प्रतिक्रिया इसी तरह से बनी रही। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिस्ट्री पर होगा, फिर हम फिजिक्स में जाएंगे, फिर मैथ्स में जाएंगे। तो रैंडम वे में जो हमने आप लोगों से एग्रीमेंट किया है एक वादे के तौर पर कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों पर भी हम बात करेंगे, और तीनों के चुनिंदा टॉपिक वीडियोस अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो अगला नेक्स्ट टर्म के लिए फिर आप लोगों से मुलाकात होगी मैथ्स के साथ अगला टॉपिक में, और उससे पहले अब एक बार एक चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री की पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।